प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 केमिस्ट्री में चल रहा है इम्पोर्टेंट चैप्टर परमाणु संरचना, जिसमें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। माने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद ये दोनों परमाणु मॉडल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रदरफोर्ड और उसके समकालीन जो वैज्ञानिक हैं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि नाभिक में प्रोटॉन के अलावा भी या परमाणु में प्रोटॉन के अलावा भी कोई और मूल कण उपस्थित हो सकते हैं। वो क्यों चल रही है? क्योंकि उस समय जो ज्ञात तत्व हैं उन ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों की वो आपस में कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो परमाणु द्रव्यमान उन परमाणुओं के अन्य तत्वों के साथ बराबर नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उस समय जो ज्ञात तत्व है वो हीलियम है और एक हाइड्रोजन है, और ये भी पता है कि हीलियम में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो 2 होती है और हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 होता है। और हम ये जानते हैं रदरफोर्ड तक कि जो पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की वजह से होता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हीलियम का जो परमाणु भार होना चाहिए वो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के भार के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और हीलियम में 2 प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु माने 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉनों का जो भार है वो हीलियम के 2 प्रोटॉनों के भार के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हीलियम 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के भार के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। हो क्या रहा था? इसके 1 प्रोटॉन माने 1 AMU, इसका 1 प्रोटॉन 1 AMU, तो होना चाहिए 2 AMU। लेकिन हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? होता है 4 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जो कि आप न्यूट्रॉन की खोज आप पढ़ेंगे जब इस टॉपिक के बाद। तो न्यूट्रॉन की खोज के बाद मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा, उसमें जैसे परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार है, तो उसके में मात्रक आएगा, तब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब ये दोनों हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान जो भार है वो हीलियम के 1 परमाणु के भार के बराबर नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए उसको, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन इसमें 2, तो 1 और प्रोटॉन जोड़ लें तो इस 2 प्रोटॉनों के भार के बराबर होना चाहिए। नहीं आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि 2 और हाइड्रोजन परमाणु उन्होंने ऐड की, 1 AMU ये और 1 AMU ये। तो वो क्या देख रहे हैं कि इन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, जो भार है, वो हीलियम के 1 परमाणु भार के बराबर हो जा रहा है। लेकिन इस हिसाब से प्रोटॉन तो देखो, 1 प्रोटॉन ये, 1 प्रोटॉन ये, 1 ही, तो प्रोटॉन फिर हो जा रहे हैं 4 प्रोटॉन हो जा रहे हैं, जबकि हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? ओनली 2। तो इससे वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं, क्या आकलन कर रहे हैं? वो फिर ये आकलन कर रहे हैं कि जो 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन परमाणु हमें जोड़ने पड़ रहे हैं उनके भार के बराबर कोई अन्य मूल कण नाभिक में उपस्थित हैं। लेकिन वो क्या है? नाभिक में है या परमाणु में है? वो उपस्थित है, जिनकी वजह से प्रोटॉन तो नहीं है वो, लेकिन प्रोटॉन के जैसा द्रव्यमान रखने वाले वो मूल कण हैं। क्योंकि 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन हो जा रहे हैं फिर 4, जबकि हीलियम में प्रोटॉन होते हैं 2, तो प्रोटॉन तो 2 एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ और मूल कण हैं जिनका द्रव्यमान तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के जैसा है, हाइड्रोजन में जो उपस्थित प्रोटॉन है उनके जैसा है, परमाणु नहीं सॉरी, हाइड्रोजन के में जो उपस्थित प्रोटॉन है उनके जैसा द्रव्यमान रखने वाले कण हैं। इन कणों की खोज के लिए इसके बाद जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1932 में, जो कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के लगभग 20 साल बाद वो एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसका क्रेडिट भी जेम्स चैडविक को जाता है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया 1932 में, और जेम्स चैडविक ने ही वो पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, पूरा प्रयोग सेट किया, और क्रेडिट भी जेम्स चैडविक को जाता है। उन्होंने इसमें क्या किया कि अल्फा किरणों का एक स्रोत लिया, अल्फा कण स्रोत, माने यहां से अल्फा कण किरणों के रूप में आगे बढ़ेंगे, अल्फा किरण। और उन्होंने बेरिलियम या बोरान की एक बहुत पतली शीट ली, तो अधिकांश बुक में बेरिलियम को लेकर लिखा हुआ है, तो बेरिलियम जो तत्व था, बेरिलियम इसका सिंबल होता है बी, बेरिलियम की पतली शीट ली,
और इसके आगे एक संसूचक लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टर, संसूचक, पहचान करने वाला। इस संसूचक से मेरा मतलब इस बात से है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या प्रतिदीप्त पदार्थ, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। हुआ क्या, जब यहाँ से अल्फा किरणें इस बेरिलियम की पतली सीट पर, पतली सी चादर पर टकराई, तब यहां से एक विकिरण उत्सर्जित हुआ, तब यहां से विकिरण उत्सर्जित हुआ जिसको ये संसूचक पहचान ही नहीं पा रहा था, जिसको ये संसूचक क्या है, ये डिटेक्टर जो है पहचान ही नहीं कर पा रहा था। माने ये जो विकिरण उत्सर्जित हुआ, ये विकिरण, इस विकिरण को ये संसूचक पहचान नहीं पा रहा था, अर्थात वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ये विकिरण कोई भी प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर रहा था। प्रतिदीप्ति पदार्थ भी अगर यहाँ इस संसूचक में लगा था तो ये उस प्रतिदीप्ति पदार्थ पर कोई चमक उत्पन्न नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आ रहा था, इस बात का जरूर पता चल रहा है, माने कोई ना कोई विकिरण है। तो इस विकिरण को गामा विकिरण कहा गया, गामा किरणें कहा गया। ये उदासीन किरणें होती हैं, क्योंकि अगर इसमें आवेशित कण होते तो वो प्रतिदीप्त पदार्थ पर चमक उत्पन्न करते, क्योंकि प्रतिदीप्त पदार्थ की विशेषता होती है कि यदि उस पर कोई आवेशित कण हिट करे, टकराए, तब चमक उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो चैडविक ने क्या किया, इस अपने एक्सपेरिमेंट में इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको पहचानने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि संसूचक को यहां से हटाया, इस संसूचक, इस डिटेक्टर की जगह उन्होंने मोम की एक सीट लगा दी, मोम, जिसे हम बैक्स कहते हैं इंग्लिश में, मोम की सीट। मोम की सीट इसलिए लगाई क्योंकि मोम जो है वो प्रोटॉन, मतलब जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होते हैं ऐसा मोम की सीट होती है, माने इसमें प्रोटॉनों का घनत्व तो अधिक होता है। जब देखो फिर से वही अल्फा किरणें टकराई, अल्फा किरणें जब बेरिलियम सीट पर टकराई तो वहां से फिर वो विकिरण निकल ही रहा था, वो विकिरण जब इस मोम की सीट से टकराया, और इस बार संसूचक यहां लगाया है मोम की सीट के बाद, तो जब ये गामा किरणें इस मोम की सीट से टकराई तब यहां से कुछ कण निकले, और ये कण जब इस संसूचक पर पड़ रहे थे, इस संसूचक की सहायता से इन कणों की पहचान प्रोटॉन के रूप में हुई। हुआ क्या होगा कि जब ये कण इस संसूचक पर पहुंचे तो प्रतिदीप्त पदार्थ पर उन्होंने चमक उत्पन्न की, तो चमक उत्पन्न की मैंने ये कोई आवेशित कण आए हैं, और जब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन आवेशित कणों को देखा तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, इसका मतलब ये धनावेशित कण है, और धनावेशित कण उस समय खोजे जा चुके थे, माने ये प्रोटॉन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो जो विकिरण इस मोम की सीट से टकरा रहा है तो मोम की सीट के प्रोटॉनों को बाहर निकाल दे रहा है, तो ये बहुत तेज वेग से विकिरण आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से विकिरण आ रहा था, गामा किरणें आ रही थी और वो प्रोटॉनों को बाहर कर दे रही थी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो जो विकिरण इससे टकराकर प्रोटॉनों को बाहर कर रहा है तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर कण उसमें उपस्थित हैं, क्योंकि बराबर बराबर लगभग बराबर या अधिक द्रव्यमान की वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराए तभी तो उसे दूर फेंकेगी। भाई कोई इससे हल्की वस्तु होगी तो इसे इतना तेजी से थोड़ी ना बाहर फेंक देगी। तो जब वो प्रोटॉनों को इतनी तेजी से बाहर फेंक दे रहे हैं तो खुद उनका वेग और उनका जो द्रव्यमान है वो लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। और साथ में ये भी पता चल रहा था कि भाई उन पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये प्रतिदीप्त पदार्थ पर कोई चमक उत्पन्न नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया कि माने इसके इस गामा किरणों में, इस विकिरण में मूल कण उपस्थित हैं, और वो मूल कण किस प्रकार के हैं, विद्युत उदासीन है, उन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उनका द्रव्यमान इन प्रोटॉनों के बराबर या इनसे अधिक है। बाद में इन मूल कणों को न्यूट्रॉन कहा गया, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो आया वो आया mn करके लिख देता हूँ, इसका मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आप देखेंगे कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के जैसा ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, हालांकि न्यूट्रॉन का ज़्यादा ही है। देखो ये 1.67 1.67 तक तो सेम है, लेकिन वहाँ 5 है और यहाँ 2 है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो थोड़ा न्यूट्रॉन से कम ही है, तो लगभग लगभग सेम ही है।
तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। एक बार आप देखें, अल्फा किरणों के स्रोत से अल्फा किरणें बेरिलियम की बहुत पतली चादर पर टकराई, तो वहां से जो विकिरण निकला गामा किरणें, वो उदासीन विकिरण था, और जब उसे मोम की शीट से टकराया तो उसने मोम की शीट के जो प्रोटॉन हैं बहुत तेज वेग से छिटका दिए, बाहर निकल गए, जिनको संसूचक की सहायता से पहचाना, तो उनकी पहचान प्रोटॉन के रूप में हुई। अर्थात जिस विकिरण के टकराने से वो प्रोटॉन बाहर हुए, उस विकिरण में कोई कण उपस्थित हैं, उन कणों पर कोई चार्ज नहीं होता, माने वो विद्युत उदासीन होते हैं। इन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया, और बाद में इनका जो द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के थोड़ा सा ज्यादा, माने लगभग बराबर ही आया। इस प्रकार से जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होते हैं। बाद के परमाणु मॉडल में हम पढ़ेंगे तो नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं छोटे टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारे लिए अन्य टॉपिकों के लिए आधार का काम करेंगे। उनमें से एक छोटा टॉपिक है परमाणु क्रमांक। इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। बहुत आसान से इसकी परिभाषा है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, आपने 10th क्लास में आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें मेंडलीफ आते हैं। वो इस बार भी है, जब मैं आपको 3rd यूनिट पढ़ा रहा हूँ तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो हम मेंडलीफ को पढ़ेंगे। तो मेंडलीफ के ये विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, हेनरी मोजले। इन्होंने ही इस परमाणु क्रमांक को खोजा था। तो ये ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से इस रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले सब कुछ परमाणु द्रव्यमान से केमिस्ट्री चलती थी, लेकिन इन्होंने परमाणु क्रमांक को खोजा। और इनके अनुसार ये कहा जाता है कि किसी परमाणु के नाभिक में, जैसे नाभिक है, जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है नाभिक के चारों, उसमें तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन। तो हेनरी मोजले कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि परिभाषा में कभी बोल देते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित, कभी बोल देते हैं किसी तत्व के परमाणु। तो तत्व के अंदर ही तो परमाणु होते हैं, तो जो परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा, माने वो तत्व का भी परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि किसी तत्व के अंदर असंख्य परमाणु होंगे, तो हर परमाणु का अपना परमाणु क्रमांक होगा, और सारे परमाणुओं का बराबर ही होगा। उस तत्व के सारे परमाणुओं का परमाणु क्रमांक बराबर होगा। तो हम परमाणु का जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो वो तत्व का भी परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं Z से। तो परमाणु क्रमांक बराबर होगा सीधे सीधे नाभिक में उपस्थित, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। इसे प्रदर्शित कर रहे हैं Z से, तो हम सीधे लिख लें Z = P। तो ये हेनरी मोजले ने इसको खोजा था। हेनरी मोजले ये कहते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसी तत्व का मूल लक्षण है, में जो मुख्य लक्षण है वो परमाणु क्रमांक ही। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक सदैव अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। किसी तत्व के लिए, किसी एलिमेंट के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है वो निश्चित होता है। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें, सोडियम का परमाणु क्रमांक उन्होंने बताया 11 होता है, क्योंकि 11 है अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक है, तो फिर 11 किसी अन्य तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं होगा। इसलिए परमाणु क्रमांक को उन्होंने मूल लक्षण माना। और एक वजह मूल लक्षण मानने की, परमाणु क्रमांक कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता, अर्थात दशमलव में नहीं होता, पूर्णांक संख्या होती है जो परमाणु क्रमांक होता है। इसके बाद उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि जितने नाभिक में प्रोटॉन है उतने तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो जब हम परिभाषा बताते हैं तब तो इतना ही बताया जाता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, लेकिन ये प्रोटॉनों की संख्या चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी तो बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
ये नाभिक में नहीं होते, ये कक्षाओं में होते हैं, इसलिए मैंने सीधे ऐसे लिख दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम इसे लिख सकते हैं Z बराबर P बराबर E। परिभाषा में हम उसको क्यों नहीं कहते कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। भले ही वो फिर परमाणु ना होकर क्या कहने लगेंगे हम उस परमाणु को, आयन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, त्यागे या ग्रहण किए जा सकते हैं, लेकिन जो किसी नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हैं। इसलिए परिभाषा में हमेशा बोला जाता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, पूरी परिभाषा हो जाएगी ना, तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का मुख्य लक्षण होता है, क्योंकि ये अद्वितीय होता है, माने इसके जैसा फिर कोई नहीं होता, अद्वितीय होता है। पूर्णांक संख्या होती है, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपका रोल नंबर होता है। तो अगर दो जुड़वा भाई या भाई बहन हैं तो उनका भी रोल नंबर अलग होगा ना क्लास में। कभी ऐसा देखा कि, देखो ऐसा भी देखा होगा आपने कि दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, उनके पिताजी माताजी के नाम से सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके जो रोल नंबर होंगे वो अलग अलग होंगे। और रोल नंबर किस टाइप से होंगे? 11, 12, 13, 14, 15 इस टाइप से। और दशमलव में तो नहीं होता, कभी किसी का रोल नंबर ऐसे सुना 11:30, 11:15, भी कोई बोल रहा है रोल नंबर के लिए 15.75 और आप बोल रहे हैं यस सर, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही इनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के लिए नहीं होता है, अर्थात परमाणु क्रमांक पूर्णांक होते हैं। तो ये आपको समझ आई गया होगा। देखिए ऐसा ही एक छोटा टॉपिक और है जिसका नाम है द्रव्यमान संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। अब ये क्या होता है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, संख्या के योग को कह रहा हूं मैं, उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं या मास नंबर कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये भी नाभिक में ही होते हैं न्यूट्रॉन। अभी जब मैं परमाणु क्रमांक बता रहा था तो मैंने शायद नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं दर्शाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन होते नहीं है। परमाणु संख्या चूंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए उस समय शायद ध्यान नहीं रहा न्यूट्रॉन प्रदर्शित करने का। लेकिन जो अभी मैं परमाणु संख्या आपको बता रहा था, तो उसके नाभिक में भी आपको न्यूट्रॉन दर्शाने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में ही होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या में चूंकि प्रोटॉनों की संख्या ही यूज होती है, इसलिए मैंने वहाँ न्यूट्रॉन नहीं दर्शाया। लेकिन द्रव्यमान संख्या में देखिए मैंने दोनों दर्शाए हैं और फिर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में दर्शाए हैं। तो आप ये समझ जाइए कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, किसी तत्व की, माने कोई तत्व है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, किसी तत्व के परमाणु में, तो तत्व के अंदर कौन होते हैं? परमाणु। किसी तत्व के परमाणु में, परमाणु के नाभिक में, क्योंकि परमाणु में नाभिक होगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की या उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन को आप P कहते हो, न्यूट्रॉन को N कहते हो, तो A इक्वल टू हो गया P प्लस N। तो ये द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जो इसके बाद टॉपिक आने वाला है, द्रव्यमान परमाणु भार या द्रव्यमान भार जिसे कह रहे हैं, परमाणु भार। तो परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या लगता उनको एक जैसा है, लेकिन वो अलग अलग होता है। तो इसके बाद हम परमाणु भार पढ़ेंगे, तो आप ये समझ जाइए कि ना, ये केवल एक संख्या को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि इससे ये अंदाजा लग सकता है कि कौन कितना भारी है परमाणु। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको एक छोटा टॉपिक यहाँ और बता देता हूँ कि किसी तत्व के प्रतीक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। माने ये परमाणु संख्या और हम जो द्रव्यमान संख्या पढ़ चुके हैं, ये किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए पहला ही तत्व है हाइड्रोजन, तो इसके सिंबल को H लिख दिया हमने हाइड्रोजन के। नीचे की तरफ बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ
लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। ऊपर दाईं तरफ या बाईं तरफ भी हो सकता है, लिखा जाता है परमाणु भार। तो ये है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। माने ऊपर परमाणु भार नहीं होता है, वो अभी आप समझ जाएंगे अगले टॉपिक में। तो जब हम किसी तत्व को प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है उसका परमाणु संख्या, माने उसका रोल नंबर। ऊपर लिखा जाता है उसका, ऊपर दाईं तरफ या बाईं तरफ, वैसे मोस्टली दाईं तरफ लिखा होता है द्रव्यमान संख्या। जैसे सोडियम है 11Na23, 11Na23, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये परमाणु संख्या है और ये उसका द्रव्यमान संख्या है। ये P+N है, ये ओनली P है, ऐसा समझ जाइए। माने ये जो नंबर है इसका मतलब है P+N और ये जो नंबर है इसका मतलब है ओनली P, प्रोटॉन। उसका मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखी है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पढ़ने के बाद हम बात करते हैं परमाणु भार की। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु भार होता है, अर्थात परमाणु भार द्रव्यमान संख्या क्या एक ही होते हैं? ऐसा नहीं है, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग होते हैं। तो देखिए इस टॉपिक में हमारी ये क्वेरी दूर हो जाएगी। परमाणु भार की बात करते हैं। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, हम पढ़ चुके हैं परमाणु संख्या, क्योंकि नाम से भी आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी ना हो। परमाणु संख्या और हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संख्या। यहाँ संख्या नहीं लिखा है, यह भार लिखा है। परमाणु भार मीन्स परमाणु का वजन कितना है, परमाणु कितना भारी है, ये बताता है परमाणु भार, सामान्य शब्दों में कहें तो। जबकि परमाणु संख्या का मतलब है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब है सीधा सीधा कि उसके नाभिक में, उसके माने परमाणु के नाभिक में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, माने कितनी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। लेकिन परमाणु भार नाम से ही आपको देखो क्लियर हो रहा होगा कि परमाणु में कितना वजन है, कितना भारी है। तो क्या होता है फिर परमाणु भार? देखिए परमाणु भार जो तत्वों के ज्ञात हुए, तो जैसे सबसे पहले उन्होंने प्रयोग के माध्यम से हाइड्रोजन का परमाणु भार ज्ञात कर लिया और इस हाइड्रोजन के परमाणु भार से अन्य तत्वों के परमाणु भारों को वो कंपेयरिंग करके, तुलना करके लिखते गए। लेकिन बहुत जगह ऐसा हुआ कि दूसरे तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार की अपेक्षा भिन्नात्मक आए, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन से तुलना करके परमाणु भार बताने छोड़ दिए। फिर ये काम ऑक्सीजन को लेकर किया, तो ऑक्सीजन के साथ भी यही समस्या आई कि ऑक्सीजन के सापेक्ष जब वो अन्य तत्वों के परमाणु भार लिखते थे तो वो दशमलव में आते थे, कुछ इस प्रकार के मान आते थे कि जो सही नहीं बैठ रहे थे। तो उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही तत्वों के सापेक्ष परमाणु भारों को ज्ञात करना छोड़ दिया। फिर उन्होंने इस बात के लिए कार्बन का यूज किया और कार्बन का प्रायोगिक माध्यम से जो परमाणु भार आया वो आया 12.017। आगे भी ये अंक हो सकते हैं AMU। AMU क्या है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अर्थात परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, चूंकि परमाणु आंखों से नहीं दिखाई देता तो उसका जो भार होगा वो बहुत कम होगा। तो उस बहुत कम भार को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो यूनिट बनाई द्रव्यमान की, परमाणु के भार की, वो बनाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और साथ ही कहा कि परमाणु भार को आप कह सकते हैं आपेक्षिक परमाणु भार, या कह सकते हैं औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान लिख देता हूं, औसत परमाणु द्रव्यमान या भार। और इसकी जो यूनिट बनाई इन तीनों, ये तीनों एक ही बात है। और इन तीनों की जो यूनिट बनाई वो क्या बनाई? AMU। चूंकि हमें पता है कि AMU को, हमें AMU बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, तो AMU को उन्होंने ये भी कहा कि केजी में कितने के बराबर होता है। तो एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg। उन्होंने केजी में भी बताया इसलिए कि भाई किलोग्राम में शो कर देंगे, दर्शा देंगे तो समझ में आसानी से आ पाएगा, क्योंकि हम अधिकांश द्रव्यमान या भार का मात्रा किलोग्राम में सुनते हैं। तो अब हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने किलोग्राम के बराबर AMU होता है। तो AMU क्या होता है? परमाणु भार को
ज्ञात करके उसमें व्यक्त करने की इकाई है। अर्थात ये भी परमाणु द्रव्यमान माने द्रव्यमान को मापने की इकाई है, भार को मापने की इकाई है। इन तीनों को हम मतलब ये तीनों एक ही बात होते हैं। अर्थात परमाणु भार का सीधा मतलब हुआ कि परमाणु का वजन, परमाणु कितना भारी है। लेकिन ये बिल्कुल भी द्रव्यमान संख्या नहीं है। हालांकि आप द्रव्यमान संख्या से ये जरूर पता कर सकते हैं कि कौन कितना भारी है, लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते कि एक्यूरेट में उसका वजन कितना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, मान लीजिए आपके पास 11 Na23 है और 20 Ca40 है। तो फिलहाल हम इस समय द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार की बात तुलना कर रहे हैं। तो ये द्रव्यमान संख्या, मैंने अभी कहा था इससे पिछले टॉपिक में कि जो ऊपर लिखा होता है वो द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। तो इस सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या वो 23 है और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 है। तो जिसकी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है इसका मतलब उसमें वजन ज्यादा है। तो अगर हम कंपेयरिंग करें तो द्रव्यमान संख्या से बस आप इतना पता कर सकते हो कि कैल्शियम जो परमाणु है वो सोडियम के परमाणु से भारी होगा। लेकिन वो कितना वजन रखेगा, कितने उनके वजन होंगे आपस में, कितने अलग अलग उनके कितने वजन होंगे, इस बात को जो बताएगा वो कौन है, परमाणु भार। तो मुझे लग रहा है कि अब इतना थोड़ा सा आपको क्लियर होने लगा होगा कि वो द्रव्यमान संख्या से अलग है परमाणु भार। फिर वैज्ञानिकों ने परमाणु भार को ज्ञात करना कैसे बताया, क्या होता है परमाणु भार। उन्होंने ये कहा कि जो कार्बन का प्रयोग के माध्यम से परमाणु भार आया, द्रव्यमान आया है, परमाणु भार आया है कार्बन का, इसके 12वें भाग को हम 1 AMU कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कार्बन परमाणु है मान लीजिए, इसके आप 12 बराबर भाग कर लीजिए। तो इस कार्बन परमाणु के हमने जब 12 बराबर भाग कर लिए तो उस 12 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये लगभग संख्या 1 AMU आएगी। तो 1 AMU क्या होता है, इसके 12वें भाग के बराबर होता है। और इस 12वें भाग से ही अन्य तत्वों की तुलना की गई, अन्य तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए गए। तो जनरली कार्बन का द्रव्यमान संख्या होती है वो 12 होती है। तो इस 12 के पीछे हम AMU नहीं लिखते, इस 12 के पीछे, क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेकिन हम जनरली इसको 12 AMU क्यों कह देते हैं, क्योंकि देखिए राउंड फिगर अगर हम इसको करें तो 12.017 को हम 12 AMU कह सकते हैं। तो इसलिए कई बार लगता है बच्चों को कि परमाणु भार जो है वो 12 AMU, जबकि एक्यूरेट क्या होता है 12.017 AMU होता है। इसके 12वें भाग को, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो 12 है, तो हम इसके 12वें भाग को कहेंगे। अर्थात अगर हम कोई एक गोलाकार वस्तु ले लें और उसके 12 बराबर भाग कर लें तो उनमें से जो एक पीस आएगा, ऐसा समझ लीजिए कोई तरबूज है हमारे पास, उस तरबूज को हम 12 बराबर पीस में डिवाइड कर लें, कट कर लें, तो एक पीस को उठाएंगे तो वो 1 AMU के बराबर होगा। फिर इसके विद रिस्पेक्ट अन्य तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए गए। ठीक, एक तरीका और हो सकता है औसत परमाणु द्रव्यमान, जैसे हम कह रहे हैं बात तो परमाणु भार ही, कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई नमूना है क्लोरीन गैस का, तो क्लोरीन गैस में 17Cl35 वाली जो गैस है, माने जिसका द्रव्यमान संख्या 35 है, उसकी मात्रा तो है 75%, जबकि क्लोरीन, उसी क्लोरीन के नमूने में जो दूसरे वाले परमाणु हैं क्लोरीन के वो हैं 17Cl37 वाले, माने इनकी मात्रा है इस वाली 25%, क्योंकि 100% का वो पूरा नमूना है। अब यदि हम इन दोनों का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान, अभी मैं बताऊंगा ये दोनों आपस में क्या है। एक्चुअल में पता भी होगा आपको कि समझता नहीं कि छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं, तो इस टॉपिक के बाद होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक आपको सेम लग रहे होंगे और द्रव्यमान संख्या आपको अलग लग रही होंगी। तो ये दोनों के दोनों प्रकृति में होते हैं, माने क्लोरीन गैस के एक नमूने में Cl35 वाला जो है वो 75% मात्रा में है, जबकि Cl37 वाले जो परमाणु हैं वो 25% मात्रा में उपस्थित हैं। अगर हम इनका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करें तो इनका ये द्रव्यमान संख्या इंटू प्रतिशतता प्लस ये द्रव्यमान संख्या इंटू इस परमाणु की प्रतिशतता और अपॉन टोटल परसेंटेज मींस 75-25 मींस 100। इस सब को यदि हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये वैल्यू आती है 35.5।
इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 35.5, इसलिए आपने क्लोरीन को इस टाइप से लिखा देखा होगा 17Cl 35.5। तो ये जो हम औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, मतलब ये 17Cl 35.5 जो आता है ये उसका परमाणु भार आता है। तो इसको इसके परमाणु भार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये परमाणु भार है, ये जो 35.5 निकल के आता है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो आप समझ जाइए कि द्रव्यमान संख्या परमाणु भार से बिल्कुल अलग है। द्रव्यमान संख्या का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन परमाणु भार का मात्रक होता है AMU। इसके अन्य मात्रक U भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, यूनिफाइड यूनिट बोल देते हैं इसको। कई बार DA भी लिखा देखा होगा, डाल्टन क्या देते हैं इसको, लेकिन अधिकांशतः आपको या तो AMU लिखा मिलेगा या U लिखा मिलेगा। तो AMU तो एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और U मीन्स यूनिफाइड यूनिट। तो आपको ये तीनों परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, ये तीनों टॉपिक ठीक से समझ आ गए। तो चलिए बात करते हैं समस्थानिक की। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक। देखिए समस्थानिक, मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं, इससे शायद आपको आसानी रहे समझने में। 1H1, 1S2, 1S3, इसका नाम होता है प्रोटियम। ये हाइड्रोजन ही है, तीनों हाइड्रोजन है। और ये होता है ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइट्रियम। इन तीनों में आप विशेषता देख रहे होंगे कि जो नीचे नंबर लिखा है वो 111 लिखा है, अर्थात परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या तीनों में सेम है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले नंबर देखेंगे तो वो अलग अलग है। माने द्रव्यमान संख्या होती है ना ऊपर, तो द्रव्यमान संख्या अलग है। और ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन भी। नंबर की बात करें तो आपने देखा होगा 6C12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, माने इसको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ही बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों कार्बन है। नीचे के नंबर सेम मीन्स परमाणु क्रमांक सेम समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है इनकी अलग अलग है। मैंने अभी पहले ही बताया, देखो पिछले टॉपिक में, ये परमाणु भार नहीं है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो ये तीनों के तीनों कार्बन। आप इस कार्बन में भी हम ये देख रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है। अर्थात ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। जैसे इनके नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम है, इनको कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 बोल देते हैं। ऐसे लिखा होता है कई बार। तो ये समस्थानिक। समस्थानिक के बाद इसके ही एक जैसे टॉपिक की बात करते हैं, समभारिक। इनको बोलते हैं आइसोबार्स। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, और एग्जांपल ये है। अब आप देख रहे होंगे, पहली बात तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। उसमें भी जो ऊपर का नंबर है वो तो सेम है, लेकिन नीचे का नंबर अलग है। नीचे माने परमाणु क्रमांक इनके अलग हैं, जबकि द्रव्यमान संख्या इनकी समान है। लेकिन इस बार तत्व भी तो अलग अलग हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होगी, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान भार तो समान होते हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं समभारिक। समभारिक मीन्स जिनके भार समान हो। भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं समभारिक। तो ये भी बहुत आसान है, आपको समझ आ ही रहा होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु या आयन, इस बार आयन भी हो सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए F-, नो परमाणु क्रमांक होता है ना फ्लोरीन का, इसके साथ नियोन लिख लेते हैं। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। अब आप इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो E लिख दे रहा हूँ। तो 9 तो इसका परमाणु क्रमांक है, माने 9 ऑलरेडी इसमें फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 परमाणु क्रमांक है, माने प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9। लेकिन इस माइनस लगे होने का मतलब क्या हो गया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस वजह से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इस समय कितने हैं, 10।
9 पहले से थे, एक माइनस वाला ले लिया इसने तो 10 है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 10 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 10 है, माने प्रोटॉन 10 होंगे, माने इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके साथ एक और लिख सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, Na प्लस। भाई Na का परमाणु क्रमांक तो 11 होता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस होने का मतलब है, 1 प्लस होने का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, त्याग दिया है। तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु या आयन, क्योंकि परमाणु ये है और ये दोनों आयन है, ये ऋणायन और ये धनायन, ये सब हमने सब पढ़ने हैं आगे, धनायन ऋणायन इसी चैप्टर में, और आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो समस्थानिक कौन थे, जिनमें परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग। समभारी कौन है, जिनमें द्रव्यमान संख्या सेम है, परमाणु क्रमांक अलग है। सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इनमें तत्वों के परमाणु और आयन भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक छोटा टॉपिक और है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में इनको बोला जाता है आइसोटॉन्स। तो हेडिंग से पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे हम बात कर लें 6C13 7N14, इन दोनों तत्वों के परमाणुओं की बात करें, दोनों अलग ही अलग हैं, केवल समान परमाणु तो किसमें होंगे, समस्थानिक में ही है। वरना आप संभारिक में देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक में देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु या आयन है, सम न्यूट्रॉनिक में देखो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो सिंपल सी बात, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों का नंबर है ये, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे ना, माने 7। इसमें न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूं तो 14 - 7 माने 7। तो इसमें न्यूट्रॉन 7, इसमें न्यूट्रॉन 7, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए, सम न्यूट्रॉन। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहते हैं। तो हमने जो ये छोटे टॉपिक पढ़ लिए हैं, इन पर कुछ आंकिक प्रश्न कर लेते हैं जो कि बहुत सरल हैं। तो बात करते हैं आंकिक प्रश्नों। चलिए बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, जो हम ज्ञात कर रहे थे, जो कि मैंने आपको Cl35 और Cl37 के लिए एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से औसत परमाणु द्रव्यमान को समझाया। इसी प्रकार से एक प्रश्न है, नियोन गैस के किसी नमूने में, नियोन गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, 0 ग्रुप में आती है, उसके 3 समस्थानिक आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, 10Ne20, 10Ne21, 10Ne22 की प्रतिशतता क्रमशः 90.92, 0.26 और 8.82% है। औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा भाई, पहले वाला नियोन जो है उसका द्रव्यमान संख्या इंटू उसकी परसेंटेज 90.92 प्लस दूसरे वाले नियोन की द्रव्यमान संख्या इंटू परसेंटेज, तीसरे वाले नियोन की द्रव्यमान संख्या इंटू परसेंटेज। और अगर टोटल परसेंटेज काउंट करें तो 90.92, 0.26, 8.8। तो ये सब हम नीचे ऐड करें तो ये 100 आएगा, और अगर इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करें तो लगभग आता है 20.12। तो नियोन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वो 20.12 होता है। तो आपको समझ आ गया होगा Cl35 वाला भी और नियोन का भी एग्जाम्पल। तो इस प्रकार के एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए एक और छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित परमाणुओं में कितने प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, और आपको ये तत्व आपको दिए हुए हैं जिनमें नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर द्रव्यमान संख्या है। तो एक एक करके हम तत्व नोट करते हैं और उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताते हैं। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन। तो कार्बन 6C12 की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 6। और न्यूट्रॉन की बात करें तो जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होती है, P + N के। तो A की वैल्यू इसके लिए 12, P आए हैं यहाँ से 6, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 - 6 माने 6। इसी प्रकार से बात करें 8O17 की, तो प्रोटॉन होगा परमाणु क्रमांक के बराबर
परमाणु क्रमांक कितना है 8। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ए होगा मैंने द्रव्यमान संख्या होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर मैंने 17, ये 8 है और तो ये कितना हो जाएगा 17 में से 8 जाएंगे तो 9। तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं आप। 12 mg 25 की बात करें तो सिंपल सी बात है, अब तो इतना आपको हैबिट हो गई होगी कि ये सीधे प्रोटॉन लिखे होते हैं। तो प्रोटॉन कितना हो गया इसमें 12, और न्यूट्रॉन के लिए आप इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो 25 माइनस 12 मीन्स न्यूट्रॉन हो गए 13। इसकी बात करें तो प्रोटॉन 26 और न्यूट्रॉन 56 माइनस 26 30। इसकी बात करें तो प्रोटॉन 38 और न्यूट्रॉन की बात करें तो 88 माइनस 38 50। इस टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ये भी है। इसमें देखिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 व द्रव्यमान संख्या 9 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ में इस तत्व का प्रतीक भी बताइए, माने ये तत्व कौन है। तो देखिए परमाणु क्रमांक अगर 4 है माने आपको Z गिवन है और द्रव्यमान संख्या 9 है तो माने A बताना है। तो आपको प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है। तो Z बराबर कितना होता है P बराबर E। तो Z अगर 4 है तो P भी 4 और E भी 4, माने यहाँ से पता चल रहा है प्रोटॉन 4 और इलेक्ट्रॉन 4। बात न्यूट्रॉन की करें तो A इक्वल टू होता है P प्लस N। ये आपके पास 9 है, प्रोटॉन आए हैं 4, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ये 4 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 5। तो प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4 और न्यूट्रॉन 5। आपको इसके तत्व का प्रतीक भी बताना है। तो प्रतीक बताने के लिए परमाणु क्रमांक से डिसाइड होता है। तो परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ऊपर लिख देंगे 4B9। तो आज आपने न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, इस टाइप के ये टॉपिक छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनका आना आपको बहुत ज़रूरी है। इस पर जो न्यूमेरिकल हैं वो भी बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल हैं और मैंने आपको ये कराए हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये आज की वीडियो में जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको और आसानी से समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल को समझने के लिए ऊर्जा के कुछ पद आपको आने चाहिए, अर्थात प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्सवेल की थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। इन सब बातों को जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपको नील बोर का परमाणु मॉडल समझ आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें कुछ फिजिक्स के साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो तब तक आप इन वीडियो को बार बार देखकर अभ्यास करते रहिए और जो भी आपकी क्वेरी हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डिस्कस करते रहिए। तो आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।